तो थोड़ा रिलैक्स, जो कुछ पढ़ा समझा बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छी कोशिश से बहुत सारी चीज़ें समझ ली है। अब जरा रिवीजन करा देता हूँ, और मेरी कोशिश इस चार्ट में ये है कि आपका एक पूरा अलग अलग सेक्शन वगैरह सब कंसोलिडेटेड होकर के माइंडसेट में बन जाए। तो बेटा कस्टम की पोर्टल कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, IC गेट, नाम याद रखना है। कस्टम की पोर्टल क्या है, IC गेट, ठीक है जी। अब बेटा ये हमारे पास चार्ट में मिस्टर ए हैं, इन्होंने बाहर से कुछ गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो इसने USA से कुछ गुड्स बेटा जो है वो परचेज किए। USA से कुछ गुड्स इसने बेटा परचेज किए, ठीक है। और बेटा प्राइस ये क्या पे करेगा, या तो FOB पर डील होगी या फिर CIF पर डील होगी। अच्छा, आपने मेरे साथ क्या सीखा है बेटा, आप FOB पर डील करो या CIF पर डील करो, वो आपकी मर्जी। कस्टम वाले तो हमेशा जब वैल्यूएशन करेंगे वो CIF बेसिस पर करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह देता हूं CIF पर इसने डील कर ली, ठीक है। अब E को इसने बोला जी भाई साहब आपने मेरे यहां पर गुड्स भेजने हैं, तो बेटा E पता है इससे एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछेगा, भेजूंगा, भेजने का है ये तो बताओ, गुजरात भेजने हैं, मुंबई भेजने हैं, क्या भेजने हैं, तो आप बताओगे गुजरात, लेट्स सपोज। फिर ये पूछेगा अच्छा ये और बता दो कि वेसल से भेजूं, एयरक्राफ्ट से भेजूं या फिर लैंड से भेजूं, क्यों, क्योंकि CIF चेंज हो जाएगा। तो इसने बोला भाई वेसल से ही भेज, वही सस्ता होता है, नॉर्मली उसी से भेजना है। तो उसने बोला ठीक है, तो गुजरात पोर्ट पर मैं माल भेजूंगा और गुजरात पोर्ट के लिए मेरी ये CIF रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो, जब भी आपको CIF प्राइस देगा ना, तो CIF प्राइस जो होगा वो स्पेसिफिक करके बताएगा भाई मैं किस डेस्टिनेशन के हिसाब से तुझसे प्राइस मांग रहा हूं, ठीक है। तो इसने आपसे वो प्राइस मांग लिया। चलिए, अब आपने ये प्राइस इसको दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप इसको पेमेंट बेटा जनरली एडवांस में दोगे या गुड्स आने के बाद दोगे? जनरली पेमेंट एडवांस दोगे या गुड्स आने के बाद दोगे? अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ना एक रिस्क रहेगा, आप अगर इसे पेमेंट पहले दे दोगे तो आपको रिस्क है, कल अगर इसने गुड्स नहीं दिए या डिले डीलिंग कर रहा है तो आप परेशान होगे, ठीक है। और अगर आपको इसे सू करना पड़ा, अगर ये आपके गुड्स नहीं दे रहा, तो इंडिया में करोगे या वहां जाके, वहां, और वहां तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और एडवोकेट करना पड़ा तो महंगा होगा। तो आप सेफ साइड पर क्या कहोगे, भाई माल भेज, मैं पैसा बाद में दूंगा। अच्छा, अब इसने बोला अच्छा मेरे ऊपर तुम्हें शक है, मैं माल भेज दूं और तूने पैसा नहीं दिया तो मुझे इंडिया आना पड़ेगा। और चल हिंदी तो मैं बोल लूंगा, लेकिन तुम्हारी इंडियन कोर्ट में तो तारीख 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 लगती रहती है। मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, ये जीजा साली की लड़ाई है बेटा, जूते दो पैसे लो। यस और नो? यस। तो इसका एक सोल्यूशन क्या होता है, वो कहता है देख तू माल नहीं भेज रहा, तू पैसे नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू मुझे पैसे की गारंटी दे दे इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। आया क्या समझ? इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका कंसेप्ट क्या होता है बेटा, जब ये डील अपनी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं तो इसको क्या कहता है, तू अपने बैंक के पास जा, जो हमारा पैसा बनता है वो हमें बदले बैंक को दे दे, बैंक वाला उसको एस्क्रो अकाउंट में रख लेगा और हमारे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो होगा वो इशू करेगा, जिसमें बैंक ने ये लिख के कह रखा होगा कि भाई साहब आपका पैसा मेरे पास एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप बिना किसी टेंशन के गुड्स भेज दो, अगर आपके गुड्स यहां पहुंचेंगे तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको पेमेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मिडवे से सॉल्यूशन है बिल्कुल, यस और नो? तो ये क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बैंक से LC खुलवा के जो है वो सामने वाले पर्सन को भेज देता है, तो इसके पास पेमेंट का एश्योरेंस आ जाता है। अब ये बिना किसी टेंशन के जो है बेटा वो अपना गुड डिस्पैच कर देता है। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब चलो सुनो, अब बेटा चलो पेमेंट का एश्योरेंस भी आ गया, अब इसके बाद बेटा ये गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच करके वेसल में लोड कर देगा। और सुना बेटा, वेसल में जब ये गुड्स लोड करेगा, वेसल वाले को जब ये कंटेनर हैंडओवर करेगा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, वेसल वाला जब कंटेनर एक्सेप्ट करेगा तो वो कंटेनर एक्सेप्ट करने के बाद इसे एक बिल ऑफ लैडिंग के नाम का डॉक्यूमेंट जो होगा वो इशू करेगा। आपको याद आता होगा ये नाम, बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है ना? हमने GST में भी इसके बारे में पढ़ा था। जैसे आप ट्रक से बुक कराते थे तो ट्रक वाला बिल्टी देता है, रेलवे से बुक कराते हो रेलवे रिसीट मिलती है, एयरक्राफ्ट से बुक कराते हो एयरवे बिल मिलता है, आप वेसल वाले को दोगे वो आपको देता है बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग में वो मेंशन कर देगा जी हाँ ये कंटेनर हमने आपसे रिसीव किया है और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम वहां तक पहुंचाएंगे। आज ओके विद दिस? और बेटा ये जो एक्सपोर्टर होता है, ये बिल ऑफ लैडिंग जब भी से मिलती है तो ये दे देता है बैंक को। किसको दे देता है? बैंक को। बैंक को क्यों देता है बेटा? क्योंकि बैंक ने पेमेंट की जिम्मेवारी ली थी, तो बिल ऑफ लैडिंग ये बैंक को दे रहा है, मतलब ये बैंक को क्या मैसेज दे रहा है, मैंने गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं, मैंने गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं, अब ये गुड्स इंडिया पहुंच जाएंगे, आपको पेमेंट रिलीज जो है वो करना है, ठीक है। अब बैंक वाला बोलेगा
कि आपको मैं पेमेंट रिलीज करूंगा एज पर यूर कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने इसे क्रेडिट पर माल भेजा है, 90 दिन का क्रेडिट दिया है, तो 90 दिन जब हो जाएंगे मैं तब करूंगा, और अगर कोई नहीं दिया तो अभी ले लो। बात क्लियर हो गई? चलो, तो वेसल वाले के पास बेटा ये कंटेनर बुक हो गया। अब वेसल वाला जो है इस कंटेनर के साथ इंडिया में आएगा। अब वेसल का जो मास्टर होगा बेटा उसको हमने क्या नाम दिया है कस्टम में? PIC। क्या चीज? पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है सेक्शंस की। बैकग्राउंड सारा माइंड में सेट हो गया? चलो, अब ये पर्सन इन चार्ज होगा वो बेटा इन गुड्स को गुजरात पोर्ट जैसा कि डायरेक्टेड है वहां लेकर के आएगा। अब कस्टम वाले ने सेक्शंस में कहानी लिखनी स्टार्ट करी कि एज अ पर्सन इन चार्ज आप इंडिया में जब गुड्स लाओगे तो आपको क्या क्या बातों का टेक केयर करना है। सेक्शन नंबर 29, और बेटा कोशिश करेंगे अब सेक्शन आप साथ ही साथ मेमोराइज करते हुए चलेंगे। सेक्शन नंबर 29 में सिंपल सी स्टोरी लिखी हुई है कि आप पर्सन इन चार्ज इंडिया में जब आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है आप कस्टम स्टेशन पर आएंगे। मन मर्जी से कहीं भी जाके शिप नहीं लगा देना। जो हमारे नोटिफाइड कस्टम स्टेशन है ना, जो भी आपने पढ़े हैं, वेसल वाले के लिए कस्टम स्टेशन का मतलब क्या हो गया? कस्टम पोर्ट। तो आप कस्टम स्टेशन पर आएंगे। सेक्शन नंबर 29, सेक्शन साथ साथ याद कर लोगे। सेक्शन नंबर 29 ने ऑब्लिगेशन दे दिया कि आप कस्टम स्टेशन पर आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सेक्शन 30 ने बोला डिक्लेरेशन देनी है, क्या क्या लेकर के पहुंचे हो। और मैंने आपको क्या समझाया था, इसमें सब कुछ जो कुछ रखा है, चाहे यहां उतारना है या नहीं उतारना है, सब कुछ जो है वो आपको बताना है। ठीक है, और इस डिक्लेरेशन का नाम क्या है? IGM अराइवल मैनिफेस्ट। ठीक है जी, ये वेसल और एयरक्राफ्ट वाले को देनी होती है और इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल वाले को देनी होती है। चलो, ये सेक्शन नंबर 30 इस पर स्टार लगा लो। ठीक है, ये मेन डॉक्यूमेंटेशन है इनका। और मुझे याद करो बेटा, IGM जो वेसल और एयरक्राफ्ट वाले को देनी होती है, ये कब देनी होती है? आने के बाद या आने से पहले? बिफोर अराइवल। जब कस्टम कभी भी रिवाइज करोगे ना पूरा पढ़ लेने के बाद, तो ये चार्ट आपकी इतनी मदद करेगा कि आप भी बोलोगे कि क्या मेहनत से बनाया गया चार्ट है। और बेटा बिफोर अराइवल आने से पहले कैसे फाइल कर दूं? तो याद नहीं है, ई फाइलिंग कर दोगे। पोर्टल कौन सी है? IC गेट। ई फाइलिंग कर दो अपना आराम से। और बेटा व्हीकल वाले को इंपोर्ट रिपोर्ट देनी है। ये कब देनी होती है? आने से पहले या ये आने के बाद भी दे सकता है? बाद में, पोस्ट अराइवल। कितने घंटे बेटा? 12 घंटे। बहुत ही बढ़िया। बड़े सारे बच्चे मैंने देखा है धार्मिक होते हैं, रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा या भगवान का भजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज से उस भजन के बाद 10 मिनट और एक्स्ट्रा निकाल लेना और वो 10 मिनट जो होंगे इस चार्ट को यूज करना। ठीक है जी, चलो। तो सेक्शन 30 में बेटा आपके पास ये काम हो गया। अब साथ ही साथ एक बात जो है और बताओ, क्या बेटा मैंने आपको कुछ पैसेंजर और क्रू के लिए भी बोला था कि वो भी बताना होता है? यस सर। बताया नहीं था? कार्गो वाले, कार्गो की डिक्लेरेशन तो देनी होगी, उसके अलावा पैसेंजर और क्रू रिलेटेड डिक्लेरेशन भी देनी होगी। वो नई आई है। कौन सा? सेक्शन 30A। सेक्शन 30A, तो वो यहां लिखो। 30A में क्या देते हैं बेटा? उसका क्या नाम था? कुछ अजीब, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, PCAM, है ना? यस सर। एंड साथ में आपको क्या देना होता है? पैसेंजर के नेम रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन, PNRI। चलो भाई, यस सर। पक्का भाई? लग रहा है एनर्जी लॉस हो रही है। नो सर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पैसेंजर वाली इंफॉर्मेशन कब देनी होती है? पैसेंजर वाली इंफॉर्मेशन कब देनी होती है? अगर भूल रहे हो तो फटाफट से पीछे वाले पेज से देख के बताओ, कहां पढ़ा था हमने वो, फटाफट से देख के बताओ। 2-3 पेज पीछे होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट वाले पॉइंट पे पढ़ा था। जल्दी बताओ, मुझे टाइम बचाओ। 2-3 पेज पीछे था, फटाफट से देखो और बताओ। हाँ, बस मिल गया, बताओ फटाफट से। हाँ जी, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में बिफोर अराइवल एंड व्हीकल वाले केस में अपॉन अराइवल। ठीक है, चलो। खैर मेन आपका जो है वो सेक्शन 30 है, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स फोकस बात है। 30 याद रह जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो मेन आपका सेक्शन 30 है। 30 में तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो चलो दोबारा से बात करता हूं। पर्सन इंचार्ज बाहर से गुड्स लेकर के चला है, सबसे पहले उसे सेक्शन 29 ने क्या बोला? कस्टम स्टेशन जो हमारे हैं वहीं पर आना और कहीं जाने की कोशिश मत करना। फिर सेक्शन 30 ने क्या बोला? आपको अपनी कार्गो डिक्लेरेशन जो है वो देनी है और टाइम से दे देना। लेट फाइल करोगे
तो फिर वो 50,000 की पेनल्टी लगा देंगे। अच्छा, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई तो क्या ठीक कर सकते हो? यस, अगर बोनाफाइड मिस्टेक है तो ऑफिसर इसमें अमेंडमेंट जो होगा वो आपको अलाउ करेगा। चलो, आपने डिक्लेरेशन दे दी, आप पहुंच गए कस्टम पोर्ट पर, आप पहुंच गए कस्टम पोर्ट पर। अच्छा, आप विजुअलाइजेशन लेना। अब जब आप कस्टम पोर्ट पर पहुंचोगे तो अब आप कहोगे ये कंटेनर मुझे यहां उतारने हैं, यस और नो? अब आप कहोगे कंटेनर मुझे उतारने, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंटेनर अगर उतारने हैं तो वेसल वाले को उतारने के लिए पहले प्रॉपर ऑफिसर एक परमिशन देगा, जिसका क्या नाम था, एंट्री इनवर्ड। ये दी जाती है बेटा अंडर सेक्शन 31, डबल स्टार लगा लेना, सेक्शन 31 ध्यान रखना है। सेक्शन 31 में अब जो होगी एंट्री इनवर्ड, ये जो होगा उसे प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जो होगा वो दिया जाएगा। इसमें बेटा ये मैंने क्या लिखा, ओनली फॉर वेसल, मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वेसल वाले के लिए। एयरक्राफ्ट अगर आता है तो बेटा वो आने के बाद डायरेक्ट अनलोडिंग करता है, उसके लिए कोई परमिशन बेस्ड कंसेप्ट नहीं है, व्हीकल के लिए कोई परमिशन बेस्ड कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वेसल वाले के लिए हमारे पास एंट्री इनवर्ड की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। आर यू ओके विद दिस? और बेटा एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वेसल वाले ही आते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये ध्यान में रखना है। मैंने यहां मास्टर ऑफ वेसल स्पेसिफिकली हाईलाइट करके दिया है कि उसको एंट्री इनवर्ड मिलेगा, उसके बाद ही वो गुड्स की अनलोडिंग करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये पोर्ट पर आता होगा तो पोर्ट एक बहुत बड़ा एरिया है, आप मानोगे पोर्ट जो होगा वो सेग्रीगेटेड रहता होगा कि शिप कहां खड़ी होगी और अनलोडिंग कहां होगी। हर शिप जो भी आती होगी उसे आते ही अनलोडिंग मिल जाएगी? नहीं, क्लियर है ना? तो जब तक अनलोडिंग नहीं मिलेगी तब तक वो पार्किंग में खड़ी रहेगी, और जिस दिन अनलोडिंग मिलेगी उस दिन वो अनलोडिंग वाला जो एरिया होगा वहां पर जाकर के अनलोडिंग करेगी। अच्छा, अब आपका ये जो कस्टम पोर्ट होता है ना बेटा, इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में ध्यान में रखना कि इसमें ना सेग्रीगेटेड एरिया रखेंगे वो। इस कस्टम पोर्ट पर एक एरिया तो रहेगा जहां वेसल पार्क होंगे, और एक एरिया वो होगा जहां पर अनलोडिंग होगी, ठीक है? रफ सेंस में जहां पार्किंग होगी इसको हम बोल देंगे हार्बर, बंदरगाह, और जहां अनलोडिंग होगी इसको हम बोलते हैं डॉक। ठीक है, इससे थोड़ा सा ना आपका विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा, ये आज से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मास्टर ऑफ वेसल जब शिप लेकर के आएगा तो सबसे पहले वो कहां ले जाएगा इसे, बंदरगाह पर, ठीक है? फिर इसके बाद जो होगा ना, ये अपना जो ऑफिसर होगा, प्रॉपर ऑफिसर, वो ये चेक करेगा कि भाई साहब जो डॉक एरिया है जहां अनलोडिंग होती है वहां पर स्पेस अभी है कि इस वाली शिप को वहां भेज दूं और अनलोडिंग हो जाए, यस और नो? यस। तो अकॉर्डिंगली जो होगा, ये जो होगा ऑफिसर जो होगा वो चेक करेगा, पूछ करके पोर्ट वालों से कि हाँ भाई डॉक एरिया खाली है, तो शिप आ रखी है, मैं उसको एंट्री इनवर्ड सैंक्शन कर दूं, और जब एंट्री इनवर्ड मिल जाएगी तो फिर ये आदमी जो होगा अकॉर्डिंगली अपनी शिप को जो होगा वो डॉक एरिया पर मूव करेगा। और वहां बेटा बड़े बड़े कंटेनर टर्मिनल मशीनें लगी हुई होंगी, वेसल खड़ा हो जाएगा, वो कंटेनर उठा करके जो होगा वो पोर्ट पर रख देंगे। विजुअलाइजेशन क्लियर है? यस और नो? यस। अच्छा, ये जो आप आईजीएम फाइल करते हैं ना बेटा, वेसल वाला जैसे आया और उसने कार्गो डिक्लेरेशन दी, तो ये जो आईजीएम होती है ना, यही बेसिकली आपकी साथ में रिक्वेस्ट भी होती है कि मैं आ गया हूं, आपको जब जगह मिले आप मुझे एंट्री इनवर्ड सैंक्शन कर देना। तो आईजीएम अपने आप में रिक्वेस्ट है कि मैं आ गया हूं, अब आप मुझे जब ठीक लगे मुझे एंट्री इनवर्ड सैंक्शन कर देना, ठीक है? अब 31 में एंट्री इनवर्ड मिल गया। एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, अब वेसल कहां पहुंच गई, डॉक पर, और बेटा अब क्या होना है वहां पर, गुड्स की अनलोडिंग। अब गुड्स की अनलोडिंग से रिलेटेड कस्टम में सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन 32 टू 36। गुड्स की अनलोडिंग से रिलेटेड सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन 32 टू 36 मेमोराइज हो रहे हैं साथ में? यस। अब सेक्शन 32 ये कहता है वही गुड्स सिर्फ उतारोगे जो आपने आईजीएम आईआर में डिक्लेयर किए हैं, अगर कोई डिक्लेयर नहीं किया तो फिर वो उतारना भी नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद 33 ये कहता है अनलोडिंग जो होगी वो प्रॉपर जो लैंडिंग प्लेस हमने बना रखा है बेसिकली डॉक, वहीं पर होनी चाहिए, अदर एरिया में कहीं आप अनलोडिंग नहीं करोगे। और सेक्शन 34 ये कहता है अनलोडिंग जो होगी वो ऑफिसर के सुपरविजन में होगी, कस्टम ऑफिसर जो होगा वो अनलोडिंग के टाइम पर मौजूद रहेगा, कंट्रोल पर्पस के लिए कि आपने डिक्लेयर जो किया था वही उतर रहा है, उस चीज को चेक करने के पर्पस के लिए। आर यू ओके विद दिस? यस। फिर उसके बाद सेक्शन 35, इस पर बेटा डबल स्टार लगाएं, सेक्शन 35। अब आपका सेक्शन 35 ये कहता है, सुनना बेटा कंसेप्ट, कई बार बेटा ऐसा होता है कि एक शिप जो है, विजुअलाइजेशन ले बेटा, एक शिप जो है वो पहुंची कस्टम पोर्ट पर, ठीक है? आ रही है वो कस्टम पोर्ट पर, उसने अपना कार्गो डिक्लेरेशन दे दी। बेटा अब जो है ना हमारा जो कस्टम पोर्ट था, ये जब वेसल कस्टम पोर्ट पर आ रहा है तो उन दिनों कस्टम पोर्ट पर वाटर लेवल काफी कम है, वाटर लेवल काफी लो चल रहा है, ठीक है? और ये जो शिप है ये बहुत बड़ी शिप है।
अब जो वाटर लेवल कम चल रहा है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये शिप अगर पहुंचेगी तो वाटर लेवल कम होने की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर ये सब वहां पर डूब जाएगा। ठीक है ना, हर शिप को स्टेबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर वाटर लेवल चाहिए। तो ये शिप बहुत बड़ी है और उधर वाटर लेवल कम है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये गुड्स तो लाया लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, तो अब उन्होंने इसके लिए एक कंसेप्ट बनाया, अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम हो तो इस वेसल को यहीं रुका रहने दो, वहां ले जाने का रिस्क मत लो। अब उतारने के लिए अलग से छोटी बोट को आप यूज करो। ठीक है जी, इन छोटी बोट को बेटा हम एक टेक्निकल नाम बार्ज भी बोलते हैं, बार्ज। ठीक है, अब ये छोटी बोट क्या करेंगी आप समझ पा रहे हो, ये छोटी बोट ये कम वाटर लेवल में भी जा सकती है, तो ये चली जाएंगी यहां पर, थोड़े थोड़े कंटेनर ला ला करके ये यहां पर जो होंगी वो उतार देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब सेक्शन 35 ये कहता है अगर आपको अनलोडिंग के प्रोसेस में छोटी बोट यूज करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, लेकिन ऑफिसर की परमिशन से। अगर ये समस्या आए तो ऑफिसर से परमिशन लेना, और ऑफिसर से परमिशन जब आप मांगोगे तो ऑफिसर से परमिशन मांगने का एक पर्टिकुलर तरीका रहेगा, आप अप्लाई करोगे और वो परमिशन आपको देगा इन द फॉर्म ऑफ बोट नोट। वो जो परमिशन सैंक्शन करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, बोट नोट। तो बोट नोट इज बेसिकली परमिशन टू अनलोड द गुड्स। बोट नोट इज बेसिकली परमिशन टू अनलोड द गुड्स बाय यूजिंग स्मॉल बोट्स। पक्का? देख लो भाई, मुझे मजा आना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछूंगा बोट नोट का खर्चा वैल्यूएशन में आएगा या नहीं? ये प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का खर्चा है या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे किया गया खर्चा है? पे किया खर्चा नहीं आएगा। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे हो रहा है ये खर्चा, या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक आने के लिए हो रहा है? तक आने के लिए। बोलो जरा अच्छे से बोलो। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक। तक भाई ये तो यही रुक गया ना, बल्क कैरियर तो पहुंचा ये प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक? नो। तो ये जो खर्चा है ये वैल्यूएशन में आएगा। यहां जरा साइड में नोट लिखो। इन छोटी बोट को यूज करने के लिए आप जो पैसा पे करते हो बेटा उसको हम बोलते हैं, ये नाम रहता है उसका, लाइटरेज चार्जेस या बार्जिंग चार्जेस। इस नाम से बेटा इनको जाना जाता है। अब कोई पूछे ना लाइटरेज चार्जेस इसका नाम क्यों है, तो बेटा क्या इस छोटी बोट ने बड़ी बोट को हल्का करने में मदद करी है? यस और नो? तो उस एंगल से बेटा इसका नाम दिया जाता है लाइटरेज चार्जेस। और इस छोटी बोट का नाम क्या होता है? बार्ज। मैंने बताया था ना, तो अकॉर्डिंगली उस एंगल से इसका नाम क्या होता है? बार्जिंग चार्जेस। ठीक है, और लिख लो these form part of cost of transport to the place of importation. These form part of cost of transport to the place of importation. और ये बेटा बात जो मैं आपको बोल रहा हूं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये बस स्पेसिफिकली उन्होंने रूल 10(2) जो है ना, जो आपको पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला, इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स का, रूल 10(2) जो है उसमें एक एक्सप्लेनेशन बना करके उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात जो है वो लिखी हुई है। वैल्यूएशन तक पहुंचते पहुंचते तो मैं आपका लोड काफी कम कर दूंगा। अभी शुरुआत में आपको लग रहा होगा सर वही चैप्टर चल रहा है चार्जिंग, बेटा बहुत सारी चीजें कवर कर दूंगा मैं यही बीच में। ठीक है जी, चलो आगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं अगला पॉइंट, सेक्शन 35 क्लियर हो गया। अब अगला सेक्शन लास्ट हमारे पास अनलोडिंग का जो है सेक्शन 36। बेटा 34 क्या कह रहा था? ऑफिसर के सुपरविजन में अनलोडिंग होगी। अब आपकी जो वेसल पहुंचा, लेट्स सपोज वो संडे को पहुंचा, अब संडे को तो कस्टम ऑफिसर की छुट्टी रहती है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं जी अनलोडिंग होनी चाहिए, तो वो कह रहे जी अगर आप कहोगे तो हम उसको बुला लेंगे, लेकिन फिर वो ओवर टाइम मांगेगा, तो वो ओवर टाइम मांगेगा तो हम भी आपसे उसके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो सेक्शन 36 में सिंपली ये लिखा हुआ है कि अगर कभी हॉलीडे पर अनलोडिंग की रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आएगी या वर्किंग डे में आफ्टर वर्किंग आवर्स रिक्वेस्ट आएगी। क्या चीज? छुट्टी वाले दिन अगर आप अनलोडिंग कराना चाहते हो या वर्किंग डे था बट उसका 6 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद वैसा लाया और आप चाह रहे हो नहीं अभी अनलोडिंग होनी चाहिए,
तो ओवर टाइम उसे पे करना पड़ेगा, तो उसको ओवर टाइम पे करेंगे तो डेफिनेटली हम भी आपसे चार्जेस जो होंगे उस ओवर टाइम की रिकवरी के लिए वसूल करेंगे। और बेटा उन चार्जेस को कस्टम में नाम दिया जाता है मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। लिख लेते हैं मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। ये सेक्शन 36 में सिंपली ये लिखा हुआ है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस है इसके रिस्पेक्ट में एक छोटी सी बात ये बताना बेटा, ये वाले खर्चे प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक लाने के खर्चे हैं या ये उसके बाद के है? बात क्या, ये कहीं वैल्यूएशन में जो होंगे वो नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वही ध्यान में रखनी है बेटा। अब इंडिया में क्या होता था, पहले तो ना पोर्ट जो थे वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑपरेट करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कई सारे पोर्ट जो है वो 24/7 बेसिस पर ऑपरेट कर दिए हैं। कई सारे, सारे तो नहीं लेकिन कई सारे। अब जो पोर्ट्स 24/7 बेसिस पर ऑपरेट हो रहे हैं वहां ओवर टाइम का कंसेप्ट नहीं आएगा। वो तो गवर्नमेंट कह रही है 24 घंटे पोर्ट चलता है, तो वहां ओवर टाइम का कंसेप्ट नहीं आएगा। बट जो 24/7 नहीं चल रहे हैं, अभी भी कुछ पोर्ट्स हैं, तो वहां पर ये कंसेप्ट जो होगा वो पिक्चर में आएगा। तो इसके साथ बेटा मेरे ये अनलोडिंग के प्रोविजन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अब आप एक मिनट के लिए इन सबको दोहराते हुए जरा देखिएगा आपके माइंड में क्या क्या चीजें क्लैरिटी के साथ आई। चलिए जी, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन याद करना, मेमोराइज करना हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले बेटा बाहर से कन्वेंस आएगा, कहानी स्टार्ट होगी 29 से। 29 ने बोला भाई साहब आपकी जिम्मेवारी है कस्टम स्टेशन पर ही आपको कन्वेंस लाना है। फिर सेक्शन 30 में आपकी जिम्मेवारी है आपको कार्गो डिक्लेरेशन देनी है। कार्गो डिक्लेरेशन का नाम ध्यान रखना है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 30 में डिक्लेरेशन जाएगी। वेसल एयरक्राफ्ट के केस में दिस इज अराइवल मैनिफेस्ट आईजीएम जो आने से पहले देनी है, और इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल के केस में जो आपको आने के बाद 12 घंटे में देनी है। चलिए जी, आ गए। फिर इसके बाद बेटा जो वेसल वाला होगा उसको ये ध्यान में रखना है वो आ गया जाकर के हार्बर पर खड़ा हो जाए, अनलोडिंग का इंतजार करे। अनलोडिंग कब करेगा? जब प्रॉपर ऑफिसर से उसे सेक्शन 31 में क्या मिलेगा? एंट्री इनवर्ड। अनलोडिंग वो करेगा जब उसको मिलेगा प्रॉपर ऑफिसर से सेक्शन 31 में एंट्री इनवर्ड। और ऑफिसर ने अगर एक बार एंट्री इनवर्ड दे दिया तो आपने अपने वेसल को डॉक पर ले जाना है। कहां ले जाना है? डॉक पर ले जाना है। और फिर उसके बाद अनलोडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अनलोडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 32 to 36 मेमोराइज होने चाहिए भाई, बोलोगे तभी होंगे। 32 वही उतरेगा जो डिक्लेयर किया गया होगा आईजीएमआईआर में। 33 अनलोडिंग स्पेसिफाइड प्लेस जो हमारा डॉक है वहीं पर होगी। 34 ऑफिसर के सुपरविजन में होगी। 35 अगर बल्क कैरियर आ गया है तो बोट नोट की मदद से अनलोडिंग होगी। और ये वाला खर्चा वैल्यूएशन में, ये वाला खर्चा वैल्यूएशन में आएगा। चलिए, और 36 क्या कहता है? ओवर टाइम। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम पर कराना चाहते हो तो फिर ओवर टाइम, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस जो होंगे वो आपसे लिए जाएंगे। अनलोडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई बेटा। चलो, अब गुड्स उतर गए। अब गुड्स उतर गए, हमारे एग्जांपल में कस्टम पोर्ट पर उतर गए। अब बेटा जो गुड्स यहां उतर जाएंगे वो किसकी कस्टडी में? किसकी कस्टडी में? कस्टम पोर्ट पर गुड्स उतर गए, किसकी कस्टडी में चले जाएंगे? कस्टोडियन की कस्टडी में चले जाएंगे। और बेटा कस्टोडियन का रेफरेंस आपको, अब कस्टोडियन का सेक्शन है सेक्शन 45। डबल स्टार सेक्शन 45 पर भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। ये सब डिटेल्स में आएंगे, ऐसा मत समझना मैंने यहां बोल दिया तो खत्म हो गए। जो जो डबल स्टार लग रहे हैं वो तो खासतौर से आगे पूरा प्रोसीजर का चैप्टर करोगे वहां और अच्छे तरीके से भी आएंगे। अब कस्टोडियन, अच्छा पोर्ट का कस्टोडियन कौन होता है? पोर्ट का पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, ऑटोमेटिकली पोर्ट वही देख रही है। एयरपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिकली। लैंड कस्टम स्टेशन का, लैंड कस्टम स्टेशन का कस्टोडियन कौन होता है? अप्रूव्ड पर्सन। ठीक है। अब सेक्शन 45 ये कहता है जो भी कस्टोडियन हो, जो भी कस्टोडियन हो उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो अपने ये जो गुड्स उतर गए हैं इसके पास, इनको वो संभाल करके रखे, लेकिन इसकी डिलीवरी वो किसी भी पर्सन को कोई भी मांगने आ जाए कब देगा? जब उसके पास ऑफिसर से रिटर्न परमिशन हो। मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ सेक्शन 45 के ऊपर? कस्टोडियन के ऊपर सेक्शन 45 में ये ऑब्लिगेशन है क्या चीज कि उसको डिलीवरी सिर्फ कब देनी है? अपॉन परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। ऑफिसर का रिटर्न ऑर्डर, जो मतलब कोई भी आदमी अगर आएगा तो उससे जो होगा वो रिटर्न ऑर्डर आपको दिखाएगा कि ऑफिसर ने परमिट कर दिया है और अकॉर्डिंगली आप उसे गुड्स जो होगा वो रिलीज कर देगा। ठीक है जी। और ये जो भी कस्टोडियन होते हैं बेटा, इनके लिए ये हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंगली एससीसीआर रेगुलेशन जो है वो बनी हुई है जो इन्हें फॉलो करनी होती है। क्लियर है बेटा? तो स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 आपके क्लियर हो गए हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने अराइवल की फॉर्मेलिटीज समझी है, 2 में हमने अनलोडिंग की प्रक्रिया समझी है, एंड 3 में अब ये कस्टोडियन के पास चले गए। ठीक है, चलो अब आगे विजुलाइज करते हैं। अब कस्टोडियन के पास चले गए, ठीक है, उसने बेटा ये कंटेनर संभाल करके रख लिए। अब मिस्टर ए गुड्स को क्लियर कराएगा। 2 रास्ते हैं।
पोर्ट से कैसे ले जाएंगे, या तो डायरेक्ट घर ले जाओ या फिर वेयरहाउस, या फिर वेयर हाउस। चलो जी, अब अकॉर्डिंगली 4A एंड 4B क्लियर है बेटा। यस सर, डायरेक्ट घर ले जा रहे हो, चलो बोलो बेटा, डायरेक्ट घर ले जाओगे तो क्या करोगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46। ठीक है जी, ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अब तक तो रट गया होगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46। बेटा ई फाइलिंग करनी होती है, यस सर, बेटा अटक गया यार, ई फाइलिंग करनी होती है नहीं, यस कहां, आईसी गेट पर, ठीक है जी। और बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जो होगी वो आप फाइल कर देंगे। यस सर, और बेटा मैंने आपको क्या बताया था, आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब आप गुड्स को घर ले जाना चाहते हैं, Yes, sir. तो ड्यूटी पे करके लेके जाओगे, Yes, sir. यस। और वो ड्यूटी असेस कौन करेगा, ड्यूटी से सेल्फ असेसमेंट। कौन सा सेक्शन था, 17। तो आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करनी है और सेक्शन 17 के हिसाब से सेल्फ असेस करके जो है वो आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होनी चाहिए। और फिर ये ड्यूटी जो है वो पे हो जाएगी, और पे हो जाने के बाद जो होगा फिर क्या होगा, सुनो, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी Yes, sir. सेल्फ असेस करके ड्यूटी पेमेंट के साथ, ठीक है। आपने यहां सेल्फ असेसमेंट कर दी सेक्शन 17 में, ड्यूटी पेमेंट के साथ आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। फिर मैंने क्या बोला था, आईसी गेट में होगा हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। यस सर, वहां से अगर बताओ, अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री में रिस्क फैक्टर नहीं है नहीं है तो मिल जाएगा, तो डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा आपको, रिस्क फैक्टर स्कोप नहीं मिलेगा, और अगर रिस्क फैक्टर है तो स्कूटनी होगी, स्कूटनी होगी तो उसमें डॉक्यूमेंटरी वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स होगा, और उसके बाद आपको ऑर्डर क्लियरेंस ऑर्डर दिया जाएगा। यस और नो, यस। अच्छा, तो अब 46 में आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है बेटा, और अगर सब कुछ ओके पाया जाता है तो फिर आपको 47 में रिलीज ऑर्डर जो है वो मिल जाता है। 47 में ऑफिसर जो होगा वो ये चेक कर लेता है कि हाँ आपकी ड्यूटी पेमेंट प्रॉपर हो गई है, यस सर, सब कुछ ओके है, तो वो आपको बेटा ऑर्डर दे देता है, जिसको हम बोलते थे ओसीओ, फुल फॉर्म बोलो, ऑर्डर आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। तो 46 में आपकी बिल ऑफ एंट्री चली गई, एंड 47 में उसने चेक कर लिया कि सब कुछ अगर ओके है, ड्यूटी पेमेंट आपके एंड पे से कंप्लीट है, तो उसने आपको ऑर्डर दे दिया आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या, अब आप गुड्स ले जा सकते हो। बिल्कुल, गुड्स किसके पास है, कस्टोडियन के पास। पास है, वहां से ले अब कस्टोडियन के पास आप जाओगे और कहोगे गुड्स दे दो, कस्टोडियन कहेगा भाई मैं जब तक नहीं दे सकता जब तक तू, तो आप उसे क्या दिखाना, ओसीओ। नहीं आई बात समझ, Yes, sir. आप उसे क्या दिखाना, ओसीओ, कि भाई देख ले ये परमिशन है मेरे पास, सब कुछ ओके है, उसके बेसिस पर वो आपको गुड्स की डिलीवरी दे देगा और गुड्स आपके घर पर पहुंच जाएंगे। आर यू ओके विद दिस। यस सर, इंपोर्ट प्रोसीजर का सब्सटेंशियल पोर्शन आपने कर लिया बेटा। यस सर, ये सेक्शन मेमोराइजेशन करने और चार्ट पर हो जाएंगे, बिलीव रखिएगा। चलो बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, आप पोर्ट से डायरेक्ट घर नहीं लेके गए, आपने उसे कहां शिफ्ट किया, वेयर हाउस। तो दूसरा केस नीचे देखिएगा, वेयर हाउस ले जाने के लिए आपने बिल ऑफ एंट्री देनी है, Yes, sir. वेयर हाउसिंग वेयरहाउस अंडर सेक्शन 46। 46। ठीक है, पोर्ट से जब भी माल उठाओगे, चाहे घर ले जाओ या वेयर हाउस, बिल ऑफ एंट्री किस में जाती है, 46 में। अच्छा, 46 में जब बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग दोगे तो अब की बार आपको पेमेंट नहीं करनी, अब की बार तो जो ड्यूटी असेस हुई है उसका बॉन्ड देना है, कितना, 300%। और बेटा बॉन्ड देना होता है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 59 में, तो आपने कोरेस्पॉन्डिंगली वो बॉन्ड दे दिया। ठीक है ना, जितनी भी ड्यूटी बनी होगी, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी जो भी बना होगा, आपने अपना बॉन्ड दे दिया। और जब आप बॉन्ड दे दोगे तो ऑफिसर आपको परमिशन देगा कि अब आप इन गुड्स को यहां से रिमूव करो और वेयर हाउस में डाल दो, और इसके लिए वो आपको देगा वेयर हाउसिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 60। ओके बेटा, यस सर, अब इस ऑर्डर के आने के बाद आप क्या करेंगे, गुड्स यहां से ले जाएंगे वेयर हाउस, वेयर हाउस में गुड्स डिपॉजिट हो जाएंगे। यस सर, कोई दिक्कत परेशानी नो सर, नहीं है। ये वेयर हाउस किसका होगा, आपका या किसी थर्ड पार्टी का, सर ये दोनों सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वेयर हाउस कितने टाइप के हैं, 3, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट। आप अपने में भी रख सकते हो, Special. पब्लिक में भी, और अगर सेंसिटिव गुड्स होंगे तो स्पेशल तो स्पेशल। तो जो भी वेयर हाउस होगा उसमें ये गुड्स होंगे वो रखे जाएंगे। बेटा ड्यूटी पे हुई है, ड्यूटी पेंडिंग है, सर पेंडिंग है ना, पेंडिंग है। अच्छा, अब ड्यूटी पेंडिंग है, इसमें इंपोर्टर को तो बड़े मजे आएंगे, यस सर, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं हो जाएंगे, गवर्नमेंट को तो नहीं आएंगे भाई, गवर्नमेंट तो ड्यूटी चाहेगी। तो खैर गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी तो दी है, लेकिन क्या बेटा इसमें फैसिलिटी में उन्होंने ये कहा होगा जितना मन चाहे उतने टाइम तक रखना, या उन्होंने एक पीरियड बताया होगा, पीरियड बताया होगा, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग पीरियड। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग पीरियड। सेक्शन 61 एंड दैट वेयर हाउसिंग पीरियड इज 1 ईयर। सेक्शन 61 पर डबल स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चलेगा, वेयर हाउसिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। यस सर, ठीक है जी, वेयर हाउसिंग पीरियड 1 साल, याद रख लोगे रात से। यस। अच्छा, अब 1 साल भी वैसे कम है या ज्यादा है, ठीक है,
गवर्नमेंट के एंगल से सोचो तो बल्क कंटेनर्स होते हैं बेटा, करोड़ों की ड्यूटी होती है, 1 साल भी ज्यादा ही है। तो बेटा इसमें इन्होंने एक बात ये लिख रखी है 61 में, अब सुनना और ध्यान रखना। उन्होंने कहा जी वेयर हाउस में रखते हो आप 1 साल तक सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको सिर्फ इसमें 90 दिन का मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको 90 दिन का मिलेगा, 90 डेज। ये सेक्शन 61 में ही लिखा हुआ है बेटा, अपने हाथों से लिखना आपको। यहां वेयर हाउसिंग पीरियड कितना है? 1 साल, मतलब 1 साल तक रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो मिलेगा वो आपको कितने दिन का मिलेगा? 90 डेज। इसका क्या मैसेज है बेटा? इंटरेस्ट फ्री पीरियड 90 डेज का मतलब 90 डेज निकालो, 90 दिन तक निकालोगे तो सिर्फ ड्यूटी लेंगे, 90 दिन के बाद निकालोगे तो ड्यूटी के साथ इंटरेस्ट भी लेंगे। और बेटा जीएसटी में तो इंटरेस्ट आपका लगता था किस रेट से? 18%, लेकिन कस्टम्स में बेटा आपका जो इंटरेस्ट रेट है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है दैट इज 15%। कभी भी बिलेटेड पेमेंट का केस होगा ना तो आपसे जो ड्यूटी ली जाएगी वो इंटरेस्ट जो लिया जाएगा उस पे वो 15% पर एनम का लिया जाएगा। आर यू कंफर्टेबल? यस सर। चले गुड्स पहुंच गए वेयर हाउस में। अब बेटा अब ये गुड्स जो वेयर हाउस में चले गए ये हमारे हो गए वेयर हाउस गुड्स। चलो अब इसके बाद बेटा वो बाद में इस वेयर हाउस से गुड्स लेकर के जाएगा। यस सर। तो बाद में जब लेकर के जाएगा तो फिर बेटा मैंने आपको बताया था वेयर हाउस से घर ले जाने के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 68। तो अब ये वेयर हाउस से बेटा गुड्स घर जा रहे हैं अंडर सेक्शन 68। और अब आपको क्या काम करना करेगा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करनी पड़ेगी। और अब आप एक्चुअल में ड्यूटी पे भी करेंगे और अब आपको अकॉर्डिंगली ऑफिसर क्या देगा? आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। क्यों? पैसा पे करके आप घर ले जा रहे हो तो अब आपको देगा आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। ठीक है, ये सारा काम बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, ड्यूटी पेमेंट, आउट ऑफ चार्ज, ये सारा आपका सेक्शन 68 में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बेटा? Yes. अब एक बात ये बताओ, 68 में आप घर ले जा रहे हो यस सर। बेटा, अगर हल्का सा याद करो 68 में आप घर ले जा रहे हो और ड्यूटी पेमेंट कर रहे हो, एक्सचेंज रेट नई चलेगी या पुरानी? सर एक्सचेंज रेट चलेगी। याद है क्या? एक्सचेंज रेट पुरानी। पुरानी चलेगी। चार्ट में यहां एक्सचेंज रेट यहां लिख दो। सेक्शन 14 वैल्यूएशन बताया था। ठीक है ना? वैल्यूएशन में सेक्शन 14 हमने कई बार कर लिया कि बिल ऑफ एंट्री वाला 46 वाली बिल ऑफ एंट्री की एक्सचेंज रेट हमेशा यूज होती है पोर्ट से जब आप खाली करते हो। यस सर। अच्छा, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट चलेगी। रेट ऑफ ड्यूटी, रेट बदल गई, जब आप लाए थे कुछ और थी और अब कुछ और है। रेट ऑफ ड्यूटी पुरानी चलती है नहीं चलती है? नहीं चलती है। तो परसेंटेज इधर लिखो, इधर यस सर। इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बार बार, आपको वो दोनों डेट दे देंगे कि इस दिन ये फाइल हुई, इस दिन ये फाइल हुई, और फिर रेट ऑफ एक्सचेंज भी दे देंगे और रेट ऑफ ड्यूटी भी दे देंगे। यू सिंपली नीड टू रिमेंबर, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग वाले दिन की होती है, लेकिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो हमारे पास इस वाले दिन की होती है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप डायरेक्ट घर ले जाते हो तब तो कोई क्वेश्चन आपको परेशान करेगा ही नहीं, क्योंकि उस केस में बिल ऑफ एंट्री है क्या? यस सर। तो एक्सचेंज रेट हो या रेट ऑफ ड्यूटी हो, क्या सब उसी दिन के हिसाब से है? यस। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आपको एक लीगल टर्मिनोलॉजी एक और बोल रहा हूं जो नई पहली बार यूज कर रहा हूं। बेटा आप ये जो वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं ना, यस सर। इस बिल ऑफ एंट्री का एक और थोड़ा टेक्निकल सा नाम है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ना लिख करके इस नाम से बोलेगा, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और ये जो दूसरी वाली बिल ऑफ एंट्री जो है ना, इसका एक दूसरा नाम होता है, वो होता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और उस वाले का नाम होता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बेटा नाम का लॉजिक क्या है, इसमें बॉन्ड 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 वर्ड क्यों घुस गया? क्योंकि वेयर हाउस में गया है तो बॉन्ड होगा। इनटू बॉन्ड का मतलब जा रहा है, इनटू, यस और नो। और एक्स का मतलब छोड़ दिया। आप कहते हो ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पुरानी छोड़ दी, है ना? तो इनटू बॉन्ड एंट्री के लिए तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और ले जाने के लिए एक्स बॉन्ड। ठीक है ना? कई बार क्वेश्चन ये लैंग्वेज यूज करता है और कई बार क्या मेजोरिटी में ये यूज करता है, तो नाम प्लीज अपना क्लैरिटी से ध्यान रखना। तो अब एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं, यस सर। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यस सर। रेट ऑफ ड्यूटी एक्स एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री।
चलो जी भाई साहब, पक्का यस सर, पक्का पक्का पक्का। यस सर, अच्छा एक बात बताओ अब जरा, अब ये जो इंपोर्टर है, ऐसे ही बता देना, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते बेटा। अगर ये जो इंपोर्टर है, गुड्स आए मान लो गुजरात पोर्ट पर, ऐसे ही छोटी सी बात बताना, गुड्स आए गुजरात पोर्ट पर, मान लो इस इंपोर्टर ने, ये तो आपने वैसे सारा करा लिया, इस इंपोर्टर ने बेटा अगर गुजरात पोर्ट पर ये गुड्स ना क्लियर करवाए होते, यस सर, उसने कहा होता भाई साहब मुझे तो अंदर आईसीडी पर ले जा करके क्लियर कराने, यस सर, तो बताओ फिर क्या होता। तो यहाँ तार को मान ले जाएंगे। देखो ये वाले चार्ट में अभी तक तो हमने क्या बात करी, पोर्ट पर आए और ये इसी पोर्ट से ले गया, यस सर, लेकिन अगर मैं आपसे कहता इसने कहा होता नहीं भाई मैं गुजरात पोर्ट से नहीं छुड़ाऊंगा, मैं तो अपने पास किसी आईसीडी पर मंगा करके छुड़वाऊंगा, तो अब तो फटाफट आंसर कर दो बेटा। तो फिर ये इस पोर्ट से पहले गुड्स क्या करवाता, आईसीडी पर ट्रांसशिपमेंट, यस सर, यस और नो, Yes, sir. यस। ये हल्का सा दिखाई दे रहा है, ये क्या करवाता, आईसीडी पर ट्रांसशिपमेंट। आईसीडी भी अपने आप में कस्टम पोर्ट है, Yes, जल्दी बोलो भाई। यस सर, अब बेटा अगर ये आईसीडी पर मंगवाता तो अब ये अपना जो क्लियरेंस फॉर्मेलिटी होती यस सर, वो गुड्स अब कहां से रिलीज करवाता, ये गुड्स की डिलीवरी लेने कहां जाता, बिल्कुल मैंने कहा था आईसीडी पर। आईसीडी पर। सिंपल सी बात है, गुड्स ये यहाँ क्या करा लेता, ट्रांसशिप करवा लेता। Yes, sir. गुजरात पोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं देनी, ड्यूटी फ्री आईसीडी पर आते, और फिर उसके बाद आईसीडी से जब ये क्लियरेंस कराता तो वहां पर ड्यूटी पे करता। और बेटा ये जो इनलैंड ट्रांसशिपमेंट की कॉस्ट है, ये वैल्यूएशन में नहीं आएगी, आती या नहीं आती, नहीं आती। नहीं आती। तो देखो कोई भी पॉइंट छूटे ना, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट भी हल्का सा छुपाते हुए प्रेजेंट कर दिया कि आपको ये भी ध्यान में रहे। और बेटा इनलैंड ट्रांसशिपमेंट और कोस्टल ट्रांसशिपमेंट में क्या फर्क होता था, इंडियन ट्रांसलेट, इनलैंड ट्रांसशिपमेंट का मतलब आईसीडी मंगवा लिए, यस सर, कोस्टल वो उन्होंने कहा भाई नहीं गुजरात नहीं, मैं किसी दूसरे पोर्ट पर, और दूसरे पोर्ट पर मंगाएगा तो फिर बताओ, अब दूसरे पोर्ट पर मंगा लिए, अब ड्यूटी पहले पोर्ट पर नहीं लगेगी, नो सर, दूसरे पर लगेगी, सर, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कोस्टल ट्रांसशिपमेंट की आएगी या वो भी नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी। तो देखो आपको यहां भी मैंने मेंशन कर दिया, छोड़ने की कोई कोशिश नहीं है कि एक चार्ट में मैं सब कुछ कर लूं, यस सर, और ये छुपा के थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा करके इसलिए लिखा है कि मतलब आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर ध्यान रखना है। यस सर, क्लियर है, क्या सारा इंपोर्ट प्रोसीजर आपका कवर हो जाता है, यस सर, ठीक है। अच्छा कस्टम में इंपोर्ट के अलावा अब दूसरी बात क्या आती है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, ये सारा फोकस अभी किसका हो गया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का। अब इसी डायग्राम में देखो मैंने कोशिश करी है एक्सपोर्ट भी आपको कम से कम जो बेसिक पार्ट है वो करा दो। अब कहानी का सिरा ये लो, मिस्टर ए, अब इंपोर्ट को साइड कर दो बेटा, मिस्टर ए क्या करना चाहता है, एक्सपोर्ट। मिस्टर ए क्या करना चाहता है, एक्सपोर्ट। लाओ भाई एनर्जी खो गई अब तो। Yes, sir. मिस्टर ए क्या करना चाहता है, Export. एक्सपोर्ट। अब आपको बेटा फोकस क्या ध्यान में रखना है, मुझे ये बताओ, बड़ी सिंपल सी बात, इंपोर्ट के केस में पहले पीआईसी लेकर के आएगा, यस सर, फिर इंपोर्टर छुड़ाएगा। यस सर, एक्सपोर्ट के केस में बाद में, पहले एक्सपोर्टर कस्टम से अपने गुड्स पास करवाएगा, Yes, sir. उसके बाद पीआईसी जो होगा वो लेकर के जाएगा, यस सर, ठीक है। तो चलो अब मुझे याद कराओ, एक्सपोर्टर अपने गुड्स को कस्टम से कैसे पास कराएगा, शिपिंग बिल है उसमें, ठीक है ना। तो वो अपना कार्गो जो होगा, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, Yes, sir. उसका डिक्लेरेशन डालेगा, यस सर, ठीक है ना। जो भी वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, आपको याद है मैंने बताया था, उसका इनवॉइस रेडी करेगा, यस सर, फिर अपना शिपिंग बिल में इनवॉइस की डिटेल साथ में देते हुए वो अपना फाइल करेगा। तो अब एक्सपोर्ट के एंगल से बेटा अब आ जाओ, स्टेप नंबर 5 हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, सेक्शन 50 में शिपिंग बिल, गुड्स की एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन डाली, शिपिंग बिल वेसल और एयरक्राफ्ट से अगर भेज रहा होगा तो, और अगर व्हीकल से भेज रहा होगा तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट, यस और नो, Yes, sir. यस। तो इसने बेटा ये डाली, और ये डिक्लेरेशन कहां डालनी होती है बेटा, आईसी गेट में। ई फाइलिंग कहां डालनी होती है, आईसी गेट में। यस सर, सेक्शन स्टार लगा लें। एक्सपोर्ट पर ये दो ही बेटा सेक्शन है, इंपोर्ट पर तो बड़े सारे हैं बट एक्सपोर्ट पर तो दो ही है, जिसे आप याद करके जाएंगे। तो सेक्शन 50 में बेटा इसने अपनी ये एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन डाली। यस सर, अब एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली होती है या जनरली जीरो होती है, Zero होती है। जीरो। क्यों, सर, एक्सपोर्ट, आपको बताया था, देखो एक तो ये बताया था एक्सपोर्ट पर सिर्फ बीसीडी है, यस सर, और बीसीडी भी जब हम सेकंड शेड्यूल में जाते हैं तो पता चलता है सिर्फ 50 गुड्स ही है, जिसमें से बहुत सारे एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए जनरली अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो है, जीरो है, होती तो पे कर देते, यस सर, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि एक्सपोर्ट उसने किया और एक्सपोर्ट गुड्स पर जनरली ड्यूटी जीरो होती है, तो पेमेंट का कोई इश्यू नहीं आया। अच्छा, अब आपने क्या किया, शिपिंग बिल फाइल किया और एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल्फ असेस करके
जीरो थी तो कोई पेमेंट नहीं करी, और अगर थी तो जो भी थी वो आपने पे कर दी। आपकी डिक्लेरेशन चली गई? यस सर। मजा नहीं आ रहा? आपकी डिक्लेरेशन चली गई। अब जरा स्टेप ध्यान में रखना, आपने एक्सपोर्ट किया, डिक्लेरेशन जो थी वो आपने फाइल कर दी। अब गुड्स लेकर के आप पहुंचोगे पोर्ट पर। यस सर। गुड्स लेकर के कहां पहुंचोगे? पोर्ट पोर्ट पर, जहां से भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। गुड्स आपने वहां पर जाकर के अपने गुड्स रख दिए। यस सर। अब आपकी जो शिपिंग बिल फाइल हुई होगी, यस सर। अब आप मुझे बताओ, आईसी गेट में फाइल हुई, और आईसी गेट में होता है आरएमएस, रिस्क फैक्टर। आपके शिपिंग बिल में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यस सर। तो आपको डायरेक्ट क्लियरेंस ऑर्डर मिलेगा। यस सर। और अगर रिस्क फैक्टर होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स भी किया जाएगा, और उसके बाद आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिलेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और एक्सपोर्ट के लिए जो क्लियरेंस ऑर्डर आपको मिलता है वो मिलता है बेटा अंडर सेक्शन 51, जिसको हम बोलते हैं LEO, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। यस सर। 50 में क्या काम हुआ और 51 में क्या काम हुआ? सर 50 में आपकी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन है एक्सपोर्टर की, एंड 51 में ऑफिसर से LEO मिला। तो सेक्शन 50 आपका सिंपली ये कहता है जी भाई साहब आप अपनी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन डालें, एंड 51 ये कहता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के बाद ऑफिसर ये चेक करेगा, अगर कोई इशू नहीं है, ड्यूटी जो बनती है वो आपकी प्रॉपर्ली पेड है, तो फिर वो आपको LEO जो होगा वो इशू करेगा। LEO की फुल फॉर्म बेटा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब भाई साहब सब ओके है, चलो इन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अब यस सर। चलो इन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आपको ये परमिशन मिल जाएगी, यस सर। अब तो आराम से मेरा टाइम बचा दो बेटा। अब जब आपको ये परमिशन मिल जाएगी तो ऑफिसर ने आपको परमिट कर दिया है, गुड्स आपके कहाँ हैं? पोर्ट पर। पोर्ट पर अब आप क्या करोगे? वेसल वाले के पास जाओगे, वेसल वाले को दिखाओगे LEO लियो भाई रजिस्टर कि भाई देख मेरे को परमिशन मिल गई है, और वेसल वाला जो होगा इन गुड्स को लेकर के चला जाएगा। वेसल वाला इन गुड्स को लेकर के चला जाएगा। और बेटा जब वेसल वाला इन गुड्स को लेकर के जाएगा, अब आप मुझे बताएंगे क्या वेसल वाले को गुड्स को लेकर के जब वो जा रहा होगा, यहाँ विजुलाइज करो, यहाँ बेटा वेसल वाला गुड्स को लेकर के जा रहा है, क्या वेसल वाले को कोई डॉक्यूमेंटेशन देना है? यस सर। आते टाइम क्या दिया था? IGM। जाते टाइम भूल गया, आते टाइम अराइवल मैनिफेस्ट था, जाते टाइम डिपार्चर मैनिफेस्ट है। ऐड कर लो बेटा, पर्सन इंचार्ज, ये जो भी होगा। अब जब ये जाएगा तो कहानी आपको बता दूं बेटा फटाफट से, यस सर। एक बार कोशिश करना खुद बना लो। तो अब बेटा आपने इसे जाकर के LEO दिखा दिया Yes, sir. कि भाई ये गुड्स कस्टम से पास है। Yes, sir. अब ये क्या करेगा बेटा? क्या अपने वेसल पर गुड्स को लोड करेगा? फटाफट से बोलना। Yes, sir. यस, एनर्जी नहीं आई? Yes, sir. क्या अपने गुड्स को वेसल पर लोड करेगा? यस। और बेटा लोडिंग करते टाइम ये जो अनलोडिंग वाली बातें थी ना, यही बातें बेसिकली अप्लाई हो जाएंगी। मतलब आपने बताएगा ये IGM स्पेसिफाइड प्लेस पर लोड करो, सुपरविजन में लोड करो, मदद पड़े तो बोट की मदद से लोड कर लो, और अगर ओवर टाइम है तो फिर लैंडिंग वो ओवर टाइम चार्जेस पे करके लोड करो। ठीक है बेटा, लोड हो गए। अब लोड हो गए, ये चलने के लिए तैयार है, और इसको लास्ट ऑब्लिगेशन आता है अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में बेटा वो अराइवल मैनिफेस्ट था? सेक्शन 41। सेक्शन 41 बेटा वेसल और एयरक्राफ्ट वालों को देना होता है डिपार्चर मैनिफेस्ट, जिसे हम EGM भी बोलते हैं, और जो व्हीकल वाले होते हैं बेटा उनको देना होता है एक्सपोर्ट रिपोर्ट। यस सर। भाई वही तो है जो मैंने बताए थे। बिल्कुल। और ये कब देना होता है बेटा? जाने के बाद या जाने से पहले? पहले। जाने से पहले। मैं पूरी कोशिश करिए वही बांध देने की आपको, ठीक है ना जी। ये बिफोर डिपार्चर जो है ये आपको फाइल कर देना होता है। और बेटा सिंपली ये पता है ये क्यों फाइल करा रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं देखो, आप जाते टाइम में बताओगे क्या क्या लेकर के जा रहे हो, ठीक है ना। और हम बेसिकली यही कोशिश है कि हम ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप जो भी ले जा रहे हो वो कस्टम से पास है। यस सर। आर यू ओके विद दिस? यस सर। पक्का? चलो अब कंक्लूजन पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा आपने जो याद कर लिया। एक्सपोर्ट के केस में बेटा दो ही सेक्शन आपको याद रखने हैं। क्या? 50 में आपने एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स की डिक्लेरेशन दी और सब कुछ ओके निकला, तो ऑफिसर ने जो है वो LEO दे दिया। आज ओके विद दिस? अब बेटा मजा आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, बिल्कुल दहलीज पर खड़े हुए हैं और आप मुझे बताइएगा बेटा जो गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं वो कौन से होते हैं? इंडिया में किसी ने बनाए और बाहर जा रहे हैं, या इंपोर्ट किए थे वो बाहर जा रहे हैं? इंडिया में किसी ने बनाया वो बाहर जा रहे हैं। इंडिया में किसी ने बनाए। एक आदमी कपड़ा बनाता है यस सर। इंडिया में यस सर। और एक्सपोर्ट करता है, यस सर। और एक आदमी कपड़ा बाहर से खरीद के लाता है, एक्सपोर्ट करता है। दोनों। बताओ। दोनों सर।
दोनों हो सकते हैं ना Yes, sir. भाई। एक्सपोर्ट तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। बिल्कुल। मैं इंडिया में बना के एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भी, और मैं बाहर से ला करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भी। अगर बाहर से लाया और उसी को बेच दिया, उसको हम क्या बोलते थे? री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। उसको हम क्या बोलते थे? री एक्सपोर्ट। अच्छा, आप इंडिया से बनाया हुआ एक्सपोर्ट कर रहे हो या बाहर से लाया हुआ कर रहे हो, बेटा कस्टम क्लियरेंस तो सेम ही तरीके से लेनी पड़ेगी ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंडिया के लोकल आदमी थे, sir. इंडिया से ही कपड़ा खरीदा, इंडिया से ही शर्ट बनाई और बेच दिया, sir. तो आपको पता है ना, फिर तो आप सब जीएसटी में जीरो रेट में आ जाओगे। यस सर। यस और नो? अब मुझे एक बात बताना, अगर आप बाहर से गुड्स लाए और एक्सपोर्ट मार रहे हो, एक्स आया एक्स गया, तो बेटा आपको पता है आपने इंपोर्ट के टाइम पर बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी पे किया। यस सर। जीएसटी वालों ने आपको क्रेडिट सिर्फ आईजीएसटी का दिया, नहीं याद आ रहा? यस सर। आपको बीसीडी और एसडब्ल्यूएस का कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बोला था? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, यस सर। यस सर। तो क्या कस्टम वाला आपको रिलीफ दे देता है? यस। याद आ गया? Yes, sir. सेक्शन 74 में आपको डीबी के जो है वो मिल जाता है। बिल्कुल। 74। Yes, वैसे sir. ड्यूटी ड्रॉबैक दो थे बेटा, 74 और 75। 75 में। 74 क्या था? एक्स आया एक्स गया, 75 में एक्स आया, वाई गया। एक्स आया वाई बना के वाई गया। मैं अभी सिर्फ 74 फोकस आपसे बात कर रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए। Yes, sir. 74 में एक्स आया एक्स गया। एक्स गया, और अब स्टार्ट में हम कम से कम उतने पार्ट को तो कर ही सकते हैं बेटा। बाहर से मैंने एक्स मंगाया, यस सर। उसको मैं छुड़ा करके घर ले गया, यस सर। और बाद में मुझे बाहर मिला तो मैंने उसे बेच दिया, बेच दिया। तो मैंने कस्टम क्लियरेंस फॉर्मेलिटी कर ली, Yes, sir. एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके बाद लेकिन मुझे क्या ले लेना है? डीबी के अंडर सेक्शन 74। डीबी के अंडर सेक्शन 74। भाई साहब बहुत मेहनत लगी स्टार्ट को बनाने में कि मैक्सिमम पॉइंट्स आ जाए, तो आप 74 एक्स आया एक्स गया, आप ले लेंगे डीबी के अंडर सेक्शन 74। अब आपको जो एक आज की नई बात है वो बेटा ये है कि ये जो डीबी के है ये आपको 98% मिलता है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए पे किए होंगे तो 9,80,000 का डीबी के जो होगा वो मिलेगा। अब ऑब्वियस एक क्वेश्चन आप क्या पूछोगे? इंटरेस्ट नहीं, आप कहोगे सर 2% क्यों काट लिया? कितना खर्चा लगता है? 2% क्यों काट लिया? तो कस्टम वाले कहते हैं देखो भाई साहब हमारा भी बहुत टाइम लग गया, बिल्कुल। बाहर से लाए बाहर बेचा। यस सर। अगर आपको पैसों की इतनी टेंशन थी तो बाहर से बाहर देते थे। यस सर। नहीं आया समझ, पहला लेक्चर याद करो। यस सर। बाहर से बाहर खरीदते और उसको डायरेक्ट क्या कहते थे? बाहर बेच दे। लगती ड्यूटी ना हमें कोई सरदर्दी करनी पड़ती ना आपको। ना आपको। बिल्कुल। अब आप लाए वहां भी हमारे एफर्ट्स लगे, फिर आपने छुड़ाया वहां भी हमारे एफर्ट्स लगे, बिल्कुल 2% में बनता है। इतना हमारा बनता है। अब यार नहीं बोला यार ये आप बात गलत कह रहे हो, आप कह रहे हो बाहर से बाहर कर देता। अब पर्सन ये कह रहा है मैं बाहर से बाहर कैसे कर देता, जिस टाइम खरीद रहा था मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को कोई बाहर मिलेगा, Yes, sir. तो मुझे लाने पड़े। Yes, sir. तो कस्टम वाले ने बोला अच्छा चलो, अगर तुम्हें खरीदते टाइम नहीं पता था, यस सर। खरीदते टाइम नहीं पता था और तुम इंडिया मंगा लिया तो वेयर हाउस में रख देते ना। नहीं आई बात समझ, Yes, तो sir. वेयर हाउस में रख देते ना बिल्कुल। बिना ड्यूटी के, और बाद में क्या करते? वेयर हाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते। अगर वेयर हाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते तो वो भी तो आपसे हम पैसा ही नहीं लेते। देखो क्या बेटा, आप कहां ले जाते? पोर्ट से वेयर हाउस। फिर मैंने क्या लिखा? वेयर हाउस से घर मत लाते, तुम क्या करते? नहीं आई बात समझ में बेटा। पोर्ट से कुछ कहां पहुंच गए? वेयर हाउस की तरफ आओ। वेयर हाउस, अब वेयर हाउस से हमने आपको अलाउ कर रखा है, मन करे तो घर ले जाओ Yes, sir. ड्यूटी पे करके, Yes, sir. और नहीं तो क्या करो? बेच दो। डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो। यस सर। ठीक है Yes, sir. बेटा, घर ले जाने का सेक्शन है 68 यस सर। और डायरेक्ट एक्सपोर्ट मारने का सेक्शन है सेक्शन 69। वेयर हाउसिंग के चैप्टर में अब लिखा हुआ है जो गुड्स आपने वेयर हाउस कराए, बेटा एनर्जी से बोलो ना, जो गुड्स आपने वेयर हाउस कराए Yes, वो sir. घर ले जाओगे तो 68 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ले जाना, बिल्कुल। और अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए फिर आप ये 69 में ये शिपिंग बिल वगैरह फाइल करके एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है वो पे करके अपना लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेस पर ले जाओ। अब बेटा मैंने ये इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर क्यों काटी है? वेयर हाउस में गए थे, Yes, sir. आपने कोई ड्यूटी पे करी? नो। नहीं ना, वो direct और वेयर हाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दोगे वो भी तो हम आपसे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी जो होगा वो चार्ज नहीं नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो वैसे ही जीरो होती है ज्यादातर, यस सर। और हम ये कह रहे हैं ये गुड्स आपके इंडिया में कंजम्पशन के लिए आए नहीं, ये तो वहीं से ही बाहर भेज दिए, Yes, sir. तो फिर आपको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। और बेटा आप समझदार हैं तो बताइएगा, ये गुड्स जब डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गए, कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करी, तो डीबीके का क्वेश्चन आएगा नहीं। आएगा ही नहीं नहीं। गया तो मिलेगा। ठीक है जी। तो बेटा जिस आदमी को
बाहर से माल खरीद के बाहर बेचना होता है। मैंने तब भी बोला था 3 रास्ते होते हैं। क्या रास्ता होता है? या तो बाहरों बाहर बेच दो, Yes, sir. फिर तो कस्टम पिक्चर में ही नहीं है। Yes, sir. ला करके, बेच दो warehouse से। ठीक है, वेयर हाउस से बेच दो, यहां भी आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। और इन एनी केस अगर आप ला करके क्लियर करा के बाद में भेजोगे sir. तो भी हम वापसी दे रहे हैं। सिर्फ ये बात है वहां 2% का आपका कट है, 2% का आपका कट है। क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो अब ये जो 74 का ड्यूटी ड्रॉबैक है, इससे रिलेटेड एक दो बातें बोल दूं, बस sir. फाइनल पैकअप हो गया। बेटा 74 कब लगता है, पहले तो रिपीट करो। जब एक्स आया, X गया। ड्यूटी पे हुई Yes, sir. X और एक्स चला गया, तो आपको डीबी के मिल जाएगा 98%। फिर उसके बाद बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक से एसोसिएटेड एक और सेक्शन है 75A। वो ये कहता है कि ये जो डीबी के है ना, ये गवर्नमेंट आपको टाइमली देगी। Yes, sir. अगर गवर्नमेंट ने लेट आपको दिया तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देगी। कितना? 6% पर एनम। यहां पर लिख लीजिएगा बेटा 75A ये कहता है अगर आपने डीबी के क्लेम फाइल किया Yes, sir. लेकिन आपको डीबीके की डिसबर्समेंट 1 महीने में नहीं हुई, इफ नॉट पेड विद इन 1 मंथ, देन आपको गवर्नमेंट जो होगी वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी देगी। और आप अप्रिशिएट करिएगा बेटा कितना कितना उन्होंने फास्ट बोला है। 1 महीना, Yes, sir. 1 महीने ही ले रहे हैं भाई, 1 महीने के अंदर आपको डीबीके दे देंगे। अगर उससे ऊपर गया तो जितनी भी एक्स्ट्रा डिले इन्वॉल्व रहेगी आपको 6% पर एनम का जो होगा वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है? Yes, sir. अब हमारे इंडियन जो है ना बेटा, कुछ इंडियंस ना बहुत बदमाश होते हैं। वो क्या करते थे, बाहर से गुड्स लाते थे, Yes, sir. बाहर से गुड्स लाते थे Yes, sir. और नेपाल भेज देते थे। Yes. और नेपाल भेजा एक्सपोर्ट है, Yes, sir. डीबी के ले लिया, Yes, sir. और नेपाल ना हमारी बाउंड्री से लगता है Yes, sir. और नेपाल से स्मगलिंग रिलेटिवली आसानी से हो जाती है। बिल्कुल। तो वो क्या करते थे, वापसी। डीबी के ले लिया, Yes, sir. उसके बाद वापसी। स्मगल्ड बैक कर लेते थे। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. मतलब उनका पर्पस एक्चुअल एक्सपोर्ट का नहीं था। Yes, sir. एक्सपोर्ट सिर्फ किस लिए किया जाता था कि एक बार डीबी के मिल जाए। Yes, sir. ठीक है भाई, माल आना है यूएसए से, बढ़िया माल, Yes, sir. ड्यूटी पे करके ले आए। Yes, sir. अब बेचना इंडिया में है लेकिन डीबी के नहीं मिलेगा, तो नेपाल में एक्सपोर्ट दिखा दिया, Yes, sir. एक्चुअली में एक्सपोर्ट कर दिया, Yes, और बाद में नेपाल से इजीली स्मगलिंग हो जाती थी तो ले आते थे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने 1-2 स्मगलिंग के केस पकड़े, Yes, sir. तो स्मगलर को जब 2 डंडे लगाए तो स्मगलर बोला कि मोडस ऑपरेंडी ये है, ये जो भी नेपाल में जाता है ये सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, बाद में ये जो है ऐसे वापस आ जाता है। तो गवर्नमेंट को जब ये बात दिखाई दी तो गवर्नमेंट ने बेटा इस बात को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 76 के नाम से एक सेक्शन बना रखा है, जिसमें उन्होंने अपने पास ये पावर ले रखी है कि अगर आप जिस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो, Yes, sir. हमें अगर ये लगता है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इन कंट्रीज को, अगर वहां से स्मगलिंग बैक की हमें पॉसिबिलिटी हमारी इंटेलिजेंस बता रही है, तो हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे, और नोटिफिकेशन इशू करके हम ये कह सकते हैं इन कंट्रीज को अगर एक्सपोर्ट किया गया Yes, sir. इन गुड्स का, तो फिर या तो डीबीके देंगे ही नहीं, Yes, sir. या डीबीके के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन, इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? प्रोहिबिशन का मतलब तो हम देंगे ही नहीं, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब हम कहेंगे कि हम दे देंगे लेकिन फर्दर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, जैसे वो गुड्स वहां एक्चुअल में कंज्यूम हुए, वहां की किसी रिलायबल गवर्नमेंट एजेंसी का सर्टिफिकेट लाओ, Conditions, yes, sir. तो इस तरीके की कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ये हमारे पास है बेटा 76। एक बार सिंपल वर्ड्स में आप भी बोल देंगे, मैं क्लोज करने जा रहा हूं। 76 ने क्या बोला बेटा, अगर नोटिफाइड कंट्रीज को नोटिफाइड गुड्स Yes, sir. जो हमें लग रहे हैं कि लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक हैं, वो जा रहे हैं, Yes, sir. तो हम नोटिफिकेशन से या तो मनाही कर देंगे या उस डीबीके को सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंडीशन जो होगा वो हम कर देंगे। लॉजिकल है बात? बिल्कुल। यस। अब बेटा जब ये आ गया तो अब लोग पता है कितने समझदार थे, उन्होंने बोला अच्छा चलो गुड्स को वेयर हाउस में रखते हैं, इशारा काफी है, गुड्स को Warehouse. वेयर हाउस में रखते हैं। उन्होंने बोला डीबी के नहीं देना ना, कोई बात नहीं, हम वेयर हाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं नेपाल। Yes, sir. पेमेंट करेंगे, पेमेंट ही नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं पेमेंट ही डीबी के आएगा भी नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बिना पेमेंट के गुड्स नेपाल पहुंच गए, Yes, sir. अब वापसी ले आएंगे। Yes, sir. बेटा जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है वहां पर भी तो ये मिस यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट क्या यहाँ भी कंट्रोल करेगी? Yes, sir. यस। तो बेटा सेम प्रोविजन जो है वो 69 सबसेक्शन 2 में भी लिखा हुआ है, सेम। कहने का मतलब बेटा जब भी कभी 76 में नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ 76 में आएगा, या साथ में डायरेक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए वहां भी आएगा, वहाँ भी आएगा। वहां भी आएगा।
आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. सो विद दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस विच आई बिलीव कि आपको जो टिप्स पर होने चाहिए, मैंने एक सिंगल चार्ट में कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है। आज का लेक्चर यहीं पर रुक